तो वो रोजाना टोटा चावल खा रहा है, लेकिन किसी वजह से टोटा चावल सस्ते हो गए। अब उसने मंडे को खाए, ट्यूसडे को, वेनेसडे को, थर्सडे को, 3 दिन खाए, कितने पैसे लगे? 400 लगे। पहले 200 के थे, अब 100 के हुए ना। अब उसकी जेब में 1000 रुपया बचा हुआ है, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि अब टोटा नहीं खाता। तो इससे साबित हुआ कि जो इंफीरियर गुड होती है, गिफन गुड होती है, जब सस्ती होती है लोग उसको कम खरीदते हैं। लोग क्या करते हैं उसको, और उसके पैसे क्या करते हैं, दूसरों पे खर्च कर देते हैं। तो इसका रिवर्स क्या सोचेंगे, महंगी होती तो ज्यादा खरीदते। क्यों? कि फिर उनके लिए अच्छी चीज के लिए पैसे बचते ही नहीं। ठीक हो गई बात? अब आम चीज में क्या पड़ा था कि सस्ती होगी ज्यादा बिकेगी, नॉर्मल गुड, और महंगी होगी तो कम बिकेगी। और इंफीरियर का क्या पड़ा, सस्ती होगी तो कम बिकेगी, और महंगी होगी तो ज्यादा बिकेगी। राइट जी? इसकी एक एग्जांपल सर्विसेज से भी ले लेते हैं। कि फर्ज करें एक बच्चा है, वो 6 दिन आता है कॉलेज, मंडे, सॉरी, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कितने दिन आता है? 6 दिन। रोजाना बस पे आने जाने का लगता है उसका 200 रुपया। तो घर वाले उसको देंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना? 1200। हुकूमत ने स्टूडेंट के लिए फीस कर दी, किराया कर दिया 100। उसने मंडे को भी यूज किया, ट्यूसडे को भी किया, वेनेसडे को भी, थर्सडे को भी किया, लेकिन उसके 1200 में से कितना खर्च हुआ? 400। 800 उसकी जेब में है। अब जुम्मे वाले दिन वो बस पे आएगा, वो उबर कराएगा, कैब कराएगा। क्यों? क्योंकि पैसे उस पर ज्यादा है बजट में। इसका मतलब है बस सस्ती होने पे ज्यादा यूज होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन बस सस्ती होने पे कम यूज हो रही है। वो पैसा भी बचा के लोगों ने क्या किया बच्चों, उन्होंने नॉर्मल गुड पे मूव कर गए और इंफीरियर गुड को छोड़ दिया। राइट जी? इसका मतलब ये हुआ कि इंफीरियर गुड के केस में क्या होगा, गिफन गुड के केस में प्राइस कम होने पर डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाएगी। लॉजिक क्या है कि जब सस्ता होगा वो पैसे बचा के क्या करेंगे, कोई अच्छी वाली चीज ले लेंगे, और जब महंगा होगा तो पैसे बचेंगे ही नहीं, लिहाजा मजबूरन उसी को खरीदना पड़ेगा। राइट जी? जब सस्ता होगा तो वो पैसे बचा के क्या करेंगे, कोई अच्छी चीज ले लेंगे, नॉर्मल गुड ले लेंगे। और जब महंगा होगा तो पैसे बचेंगे ही नहीं, मजबूरन उसी को लेना पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल बुक्स में लिखा है, उनमें लिखा है ब्राउन राइस गिफन या इंफीरियर गुड है, पटेटोस इंफीरियर या गिफन गुड है, और सर्विसेज में बस गिफन या इंफीरियर है। लेकिन हमारे मुल्क में ज्यादा अच्छी एग्जांपल कौन सी है? टोयोटा चावल। वजह, हमारे मुल्क में जाहिर है ये जो चीज यूज होती है उसकी एग्जांपल दे सकते हैं ना। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आती है? तो फिर इसको एक्सेप्शन में क्यों लिखा था आपने? क्यों लिखा था एक्सेप्शन में, बताओ? क्योंकि बात यह है कि गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई नहीं ना हुआ। लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई नहीं ना हुआ। लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहता था प्राइस के कम होने पे क्या होना चाहिए। ठीक है जी? इसका मतलब है यहां हमें ना अपनी याद दहानी के लिए डायग्राम बनाना चाहिए, गिफन गुड के हवाले से डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है जी, ये वाला। लेकिन हम इसको हाथ से बना दें ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी? यहाँ पे हम एक स्लाइड लिखते हैं और अपने हाथ से बनाएंगे तो याद भी रहेगा आपको। क्या ख्याल है बच्चों? शाबाश। हट जाए यार, मैक्सिमाइज करने दे। अच्छा भाई, ये लीजिए। ओके ओके, आगे स्लाइड सामने। चलिए, तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ, इन केस ऑफ
in case of normal good, in case of normal good, when price in case of normal good, when price decreases, demand increases, right ji? And if price increases, demand, which case? And demand curve is left to right, downward, right बच्चों? Now, in case of given goods are inferior goods, the demand curve is reversed. प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? गिवन गुड है बेटा, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड ज्यादा होगी और प्राइस के कम होने पर डिमांड, और डिमांड कर्व कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड। ठीक है बच्चों? तो नॉर्मल गुड के लिए कैसा था? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड। और गिवन गुड के लिए लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड। अब बात को याद, मैंने लॉजिक समझा दी, लॉजिक समझ आ गई बच्चों सबको? अच्छा, अब बार बार लॉजिक में नहीं जाएंगे आप, अब आप जो है किसको क्या करेंगे? याद कर लेंगे। इकोनॉमिक्स का असूल है, एक दो लॉजिक समझ आ गई, बस ठीक है। बाकी फिर क्या करो, चीज को याद कर लो, उसका फायदा ये होता है पेपर जल्दी सॉल्व हो जाता है, पेपर जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्राइस। प्राइस की बुनियाद पे बात हो रही है। नॉर्मल गुड में प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड, और डिमांड का कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड। और गिवन गुड में क्या होगा बच्चों? लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड। क्यों? कि अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड, और अगर प्राइस बढ़ी तो याद रहेगा सब बच्चों को, जुबानी याद करना है। गिवन गुड में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी तो, और प्राइस कम होगी तो, पक्का पानी, भूलेगा तो नहीं, प्रॉमिस? ठीक है, चलो सही, चलो जी, मान लिया कि ये आपको याद हो गया है। अब ये जहन में आपने पक्का बिठा लेना है। लॉजिक क्या बताई भाई? कीमत कम होगी ना तो उसके पास पैसे बचेंगे तो वो किसी अच्छी चीज पे लगा लेगा, और अगर महंगी हुई तो पैसे बचेंगे ही नहीं तो किस पे लगाएगा? फिर यकीनन इसको ज्यादा खरीदेंगे, राइट बच्चों? चलिए, तो डन कर दूं, लिख दूं डन हो गया? चलो, तो ये बच्चों हो गया आपका गिवन गुड का मामला। यहाँ क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द डिमांड कर्व? कहता है डिमांड कर्व के साथ कौन सी चीज कांस्टेंट है? क्या हाल है बच्चों? ये सर बताए क्या बात कह रहा है? देखिए, डिमांड कर्व जब हमने पढ़ा था, यहाँ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, प्राइस कम भी हो रही थी, और क्वांटिटी डिमांडेड कम भी हो रही थी। तो ये दोनों क्या हो गए? वेरिएबल। लेकिन शुरू में कौन सी चीजें कांस्टेंट सपोज की थी आपने? इनकम, टेस्ट। तो फिर कौन सी चीज कांस्टेंट हुई इसमें से? इनकम कांस्टेंट। इस तरह इसका सवाल बन जाएगा, राइट जी? प्राइस कम भी हो रही, ज्यादा भी हो रही, दोनों वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या है इसमें? क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपने सपोज किया था, अजम्पशन रखी थी शुरू में, राइट बच्चों? अच्छा जी, ये क्या कह रहा है? कह रहा है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अब बताओ, अगर यहाँ पे ये ना लिखा होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो फिर आप उसे चूज कर लेते। यहाँ लिखा होता तो उसे चूज कर लेते, और अगर तीनों लिखे होते तो नीचे ऑप्शन दी होती ऑल ऑफ, मतलब, राइट जी?
इस तरह करके इसके क्या बन जाएंगे, सवाल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सवाल बहुत ज्यादा दफा आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको, ये जब हमारा आता था ना थ्योरेटिकल पेपर, तो ये 3-4 दफा आया। पहले पहले पेपर हमारा रिटर्न आता था एक जमाने में इकोनॉमिक्स में, तो उसमें भी एमसीक्यूज भी आते थे। वो एमसीक्यूज सारे हमारे पेपर में अभी भी आते हैं, क्योंकि उसने एज इट इज उठा के अपनी डेटाबेस में डाल दी। वो सारे हमने पिक किए हुए हैं कि भाई ये तो लाजमी करा दो, क्योंकि ये तो एज इट इज पेपर में आ रहे हैं। ये पेपर में बड़ी दफा आया, और हर दफा जवाब क्या था। इसलिए आपने देखा होगा किताब में नहीं भी था, मैंने तब भी किया पहले, वो उसमें ऐड कर दिया था। राइट बच्चों, नो प्रॉब्लम। मेरा ये मनकूला है कि जब पढ़ाने लगो थोड़ा सा क्या करो, ज्यादा पढ़ा दो बच्चे को। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा दे दोगे तो बच्चा मार्केट में जाएगा मार, पेपर में मार नहीं खाए। अच्छा, अब पिछला टॉपिक क्या हो गया, मुकम्मल। नया टॉपिक शुरू कर दें, सब बच्चे तैयार हैं ज़हनी तौर पे, थके हुए तो नहीं है। आपने जब पहले पढ़ाया था इनकम का, नहीं आप नहीं थकते, लेकिन जो कुछ बच्चे शुरू से थके हुए आते हैं, दाखला देते हुए माँ बाप कहते हैं ये जरा थका हुआ बच्चा है, इसको ध्यान से पढ़ा दो। जी बेटे। कल आपने अपने ये इनकम का पढ़ाया था नॉर्मल रूट्स का, उसमें था कि इनकम जब इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। ना ना ना, अभी प्राइस के साथ ताल्लुक जोड़ा मैंने। नहीं, मैं पहले वाला टॉपिक ना 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 ना, अल्लाह मेरी तो एक चीज दूसरी नहीं। सर जी वो इंफीरियर गुड्स वो का बेटे था। वेरिएबल बढ़ जाएगा, वेरिएबल बढ़ जाएगा, मैंने कराना है लेकिन आराम से कराऊंगा। नहीं, वो इंफीरियर वो गुड्स का बेटे मैं पूरा मॉडल बना के दूंगा तुझे, घबरा क्यों रहा है, दिल छोटा क्यों कर रहा है। खुद ना वेरिएबल के साथ खेल, मुझे मुझे मेरी बारी आने दो, बारी आने दो, बारी आने देख, कागज के स्क्वायर कराऊंगा ना फ्लैट हो जाएगा। जो अभी आपने पढ़ाया है इसमें, इसमें प्राइस के साथ ताल्लुक जोड़ा है। प्राइस का किसके साथ, डिमांड के साथ, बस खत्म हो गई बात, दूसरी बात करनी नहीं। क्यों इधर उधर की बात करनी है, अल्लाह माफ करे। अपने घर में माए बहने, दूसरों का जिक्र क्यों करे बंदा। अच्छा बच्चों, आज प्राइस पे बात हो रही, प्राइस हमारे घर की माँ बहन, ठीक है, वो पड़ोसियों की बहन है, इनकम। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब बच्चों बात आ गई क्या जी कि हम ये बात पहले समझ के आए हैं कि डिमांड इज अ मल्टी वेरिएट फंक्शन। वाई, डिमांड को एक चीज इफेक्ट नहीं करती, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, हमने पहले लेक्चर में समझा। राइट बच्चों, हमने कहा प्राइस भी इफेक्ट करती है, इनकम भी करती है, टेस्ट भी करता है, हैबिट भी करती है, दूसरे प्रोडक्ट की इनकम भी करती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो दूसरे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं उनका अलग नाम रखा जाए, और जो प्राइस इफेक्ट कर रही है उसका अलग नाम रखा जाए। लेकिन पहली बात क्या समझ आती है, पहली बात ये समझो कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, और इसके अंदर वेदर भी ऐड कर देते, डब्ल्यू क्या लिख देते, डब्ल्यू इज वेदर। ये सारी चीजें क्या कर रही बच्चों, डिमांड को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारों के इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं पहले पहले लेक्चर में, कि अगर किसी प्रोडक्ट की अपनी प्राइस चेंज हो जाए तो डिमांड इफेक्ट होगी। राइट, अगर इनकम चेंज हो जाए तो भी होगी, आबादी चेंज हो जाए तो, टेस्ट, हैबिट, और एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड एंड वेदर, ये सब चीजों के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है। आज इन सब पे दोबारा बात करते हैं, आज इन सब पे कोई सवाल है। जी बेटे, पर्सनल सेलिंग ये होती है कि जब कोई बंदा आके आपसे खुद चीज को इंट्रोड्यूस करा के उसको खरीदने को कहे, तो उसे क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग। यानी शख्स ने खुद आपसे राब्ता किया, आपने आप प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस कराया, उसके बारे में मालूमात भी दी, और आपके सवालात के जवाब भी दिए, इसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग। वैसे अगर टीवी में आपने इश्तार देखा, उसे एडवर्टाइजिंग कहेंगे। राइट होगी बात। अच्छा बच्चों, सो एनीवे दोबारा शुरू करें जी बात को। ये सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, किसको, डिमांड को। तो हमने कहा डिमांड इज फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, तो बहुत सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं। आज हम ये करेंगे। अच्छा, आपने इनके नाम लिख लिए सारों के,
मैं सिर्फ एब्रिविएशन यूज करूंगा आगे। वाई का मतलब इनकम, पीओपी का पॉपुलेशन, टी का मतलब टेस्ट, एस का मतलब, एच का मतलब एडीबी, टी आर डैश एस एल, और टी आर और डब्ल्यू वेदर। ये सब आप नोट कर लें ताकि मैं इनके आगे चल के क्या करूं, सिर्फ एब्रिविएशन यूज करूं और आपको पता लग जाए मैं क्या बात कर रहा हूं। राइट जी। अच्छा बच्चों, बेटा बहुत लेट सवाल करते हैं आप। जब अगला टॉपिक शुरू हो जाता है फिर आप सवाल करते हैं। जी मैंने नहीं, मैंने नहीं लेट देखा। मैंने जब अगला सवाल टॉपिक शुरू किया तो तब मैंने उस वक्त देखा है, उस वक्त नहीं था सवाल। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा जी बेटा। अदर थिंग्स, ईटीसी अदर थिंग्स होता है जो अभी समझोगे हर इंडस्ट्री में वेरी कर रही है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या होती है? ईटीसी अदर्स, जो अभी हमारे जहन में नहीं है, आ जाएंगी किसी भी मॉडल। होता है ना भाई, साइंस तरक्की करती है, नॉलेज बढ़ता है, पता लगता है ये वेरिएबल भी था, तो इसलिए इसके लिए यूज होता है अदर्स, वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अच्छा बच्चे, यहां तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा, तो आपने नोट कर लिया। अब देखिए, हम कहते हैं कि एक टर्म है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, हम अगर ये कहें कि ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, ये सारे फैक्टर कौन से वाले कांस्टेंट है बच्चों, जिन पे मैं बार लगा रहा हूं, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। और डिमांड में चेंज सिर्फ किसकी वजह से आ रही है? तो इसका नाम क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। किसकी वजह से चेंज आएगी और बाकी सारे क्या हो, तो नाम क्या होगा टर्म का? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये नाम क्यों रखा? ये साइंसदानों ने रखा, हमने नहीं रखा, इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे कि क्यों रखा, बस ये रख दिया उन्होंने नाम। तो हमने कहा ठीक है यार, अगर प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो नाम क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन इन दैट केस बाकी फैक्टर क्या होंगे? हम इस बात को लिख लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे, ठीक है जी। हम कहते हैं ए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, a change in quantity of commodity due to price, a change in quantity of commodity due to price, while 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 other factors, एक मिनट यार नीचे लिखी दो, while एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, while एक मिनट है, ये असल में ना इसकी चार्जिंग शायद कुछ गड़बड़ करती है, फिर ये ऐसे करें। थोड़ी देर के लिए इसको चार्ज होने दो, फिर करते हैं। 2 मिनट इसको चार्जर लगा और 2 मिनट इसको दे देते हैं कि चार्ज हो जाए तो फिर। जी बच्चों, अमीर हमजा आप सवाल कर लो यार। आप ऐसा करें कि सवाल जो है सर आपने यहाँ जो पे लिख दें, सर आपने जो क्या एमसीक्यूज क्वेश्चन लिख बताया दें सर, लिखा है उधर मैंने। यहाँ। सर एमसीक्यूज लिखा है मैंने इधर। जी
लिखा है मैंने चैट में। आपने जो एमसीक्यूज बताया सर वो रिपीट कर ले, वो डिमांड करो डाउनवर्ड वाला। हम्म। अच्छा बेटे, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ इसलिए इंडिविजुअल अब आंसर करूंगा तो पीछे जाना पड़ेगा मुझे, आपको मैंने बताया है। आप मुझे बाद में सवाल कर लो, ठीक है? सही बात। बाद में सवाल कर लो। उसके अंदर जो बात की थी, मेरा हाल मैंने ये की थी कि जो मैं एक मिनट समझाता हूँ आपको, ये देखो। मैंने ये कहा था, ये अगर आपकी प्राइस लाइन है और ये आपकी डिमांड लाइन है, तो डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो लिहाजा ये दोनों वेरिएबल हैं, और बाकी सारे आपने क्या फर्ज किए हुए थे? कांस्टेंट। इसलिए इनकम वहां पे क्या थी? कांस्टेंट थी। राइट? बात समझ आती है क्यों भाई? ये वाली नहीं सर। दूसरे वाला सवाल था। दूसरे सवाल में तो सिर्फ ये बताना था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो उसके यस अंदर सर। तीन रीजन थी। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक प्राइस इफेक्ट, और एक इनकम इफेक्ट, और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तीनों मैंने पहले आपको पढ़ाए हुए हैं बकायदा। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है कि वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिव स्लोप। तो जब नेगेटिव स्लोप का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो यही तीनों चीजें पढ़ाई थी ना आपको, कि एक वजह क्या बताई थी बताओ? इनकम इफेक्ट। और एक क्या बताई थी? और तीसरी क्या बताई थी? तो लॉ ऑफ उसमें से डिमांड। एक वहां लिखा हुआ था, उसकी रीजन बतानी थी, क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन। यही दो थे, ओके और सर। तो कोई सवाल किया नहीं। राइट? और ये तीनों मैंने क्या किए, पढ़ाए भी थे और इसकी वीडियो भी भेजी थी आपको। राइट जी? अच्छा, ट्राई करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा बच्चों, चलिए एक दो ट्राई करता हूँ दोबारा। अगर डिवाइस मेरी सही रही तो आई विल गो फॉर द टॉपिक। अच्छा, हमने कहा कि डिमांड में क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में चेंज आ रही किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। व्हाइल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। जबकि बाकी फैक्टर क्या है बच्चों? व्हाइल गुस्सा कर गया, ये गिर गया उससे मेरे ख्याल में एक दिन ना, हमारे से ये गिर गया और उसकी वजह से ये तंग कर रहा है। अच्छा अच्छा बच्चों, तो करके देखें। व्हाइल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। व्हाइल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अच्छा, अब अदर फैक्टर्स क्या थे भाई? एक y, एक पीओपी। y क्या था? और पीओपी, और टी एच, और ठीक है बच्चों, और क्या था? प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वेदर, और दूसरे फैक्टर अदर्स। ठीक है जी? अच्छा, अब एक चीज देखिए, बात यह है चेंज किसकी वजह से आई? और ये सारों पे मैं क्या लगा रहा हूं? बार्स। ये कांस्टेंट साइन है कि ये सारे, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने यही पढ़ा था। हमने पहले इन सबको क्या सपोज किया था? और चेंज किसी वजह से आई? प्राइस की वजह से। तो हम उसी लॉ को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं आज। ठीक है? किताब के रेफरेंस से चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? वो चेंज आए कमोडिटी में किसकी वजह से? और बाकी सारे फैक्टर क्या हो? कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि इसको हम शो कैसे करेंगे? तो कहते हैं जी कि दिस चेंज, सॉरी, हम इसको शो कैसे करेंगे? नंबर टू, दिस चेंज
is shown by the movement from one point to another, along the same. This change is shown by the movement from one point to another along the same demand curve. राइट बच्चों? ठीक है जी। तो पहली बात ये है कि ये चेंज किसकी वजह से आई और बाकी सारे क्या है, और ये चेंज शो कैसे करूंगा? एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से, यानी मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड। कैसे शो करते हैं इसको? देखिए यहां पे हम वही डायग्राम ले लेते हैं। जी जी लिख रहे हैं अभी, लिख ले, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया जी। समझ आ रही है यहां तक बात कि बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, चेंज कौन ला रहा है? प्राइस। अच्छा जी, चले आगे। राइट, चलिए अब देखिए ये चेंज जो है कैसे शो करूंगा मैं? क्या ये वही स्केड्यूल है जो हमने पढ़ा था? अगर प्राइस जो है 20 है तो डिमांड कितनी है? लेकिन अगर प्राइस ज्यादा हो गई, कितनी हो गई? 20 से 30, तो डिमांड क्या हो जाएगी? 200 से 100, यानी डिमांड में क्या आ जाएगी? डिक्रीज आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो जाएगी? 200 से 300, यानी डिमांड में क्या होगा बच्चों? यही पढ़ा था हमने। तो हम इसी चीज को यहां शो करते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि जब 20 प्राइस थी, डिमांड थी 200, आप किस पॉइंट पे थे? किस पॉइंट पे थे बच्चों? बी पर। जब प्राइस बढ़ गई, जब प्राइस में इजाफा हो गया, दिस गोन फ्रॉम 20 टू 30, बढ़ गई, कितनी हो गई? 20 से 30, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों? कितनी? 100 से क्या हो जाएगी? 200 से क्या हो जाएगी? हम बी से कहा चले जाएंगे? ए पे। क्या एक ही डिमांड कर पे दोनों पॉइंट नहीं? बी से ए पे गए, उसी डिमांड कर पे किसी और पे? उसी पे। तो यही बात हमने लिखी क्या, कि दिस चेंज इज शोन बाय मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो हम उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पर आ गए, और इसे हम कहेंगे क्या बच्चों? अच्छा, अब दूसरी चीज कर लेते हैं। क्या कि प्राइस में फर्ज करो कमी आ गई है, 20 से क्या हो गई, और डिमांड 200 से क्या हो गई? 300। क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज। और बी से कहाँ आ गए? सी पे। क्या ये भी उसी डिमांड कर पे? लेकिन यहां टर्मिनोलॉजी दो सीखिए। जब प्राइस में कमी हो, डिमांड में इजाफा हो, हम इसे कहेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। क्या कहेंगे? एक्सटेंशन इन डिमांड। प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ गई, क्या कहा? और प्राइस में इजाफा हुआ और डिमांड में कमी आ गई, तो फिर क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। राइट बच्चों? प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी आई, क्या कहा उसको? और प्राइस के कम होने से डिमांड में इजाफा हुआ। और कैसे शो किया मैंने? एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से,
यानी बी से ए या बी से सी, बट ऑन द, इसलिए हम इसे कहेंगे दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या कहेंगे? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो इसको आप कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। राइट जी, रिपीट करें शुरू से। हमने आज डिमांड का फंक्शन जब लिखा था ना शुरू में, याद कीजिए, मैंने क्वांटिटी फंक्शन ऑफ प्राइस, लेकिन आज पता है क्या लिखा है? डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, सारे फैक्टर डाल दिए। लेकिन वाजिया ये किया कि वो चेंज जो प्राइस की वजह से आए, किसमें? बाकी सारे फैक्टर क्या हो, हम उसको क्या कहेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने कहा ए चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ड्यू टू प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट एंड दिस चेंज इज शोन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और कैसे शो किया उसको? प्राइस के कम होने पर 20 से 10, देखिए डिमांड आगे चली गई 200 टू 300, हम बी से किधर चले गए? क्या कहेंगे इसको? एक्सटेंशन। और जब प्राइस ज्यादा हुई 20 से 30, डिमांड 200 से क्या हो गई, और हम बी से कहाँ आ गए? बी से कहाँ आ गए? ए पर। और इसको क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। राइट जी, इसका मतलब है प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना एक्सटेंशन है, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना, और शो करेंगे एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से, और उसको कहेंगे मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। राइट बच्चों, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चलो, अब बच्चों दूसरी तरफ आ जाए। यहां तक बात क्लियर है? दूसरी तरफ चलते हैं। इस दफा हम कहते हैं कि टर्म दी जाएगी चेंज इन डिमांड। क्या टर्म दी जाएगी? लेकिन शर्त यह है कि चेंज जो है वो प्राइस कांस्टेंट हो जाए और इनमें से किसी एक या ज्यादा की वजह से चेंज आए। पिछली बार चेंज कौन लाया था? ये कांस्टेंट है, नाम क्या था? डिमांडेड। अब चेंज कौन ला रहा है? प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर, हम इन्हें कहेंगे अदर फैक्टर्स। अब चेंज कौन ला रहे हैं? अदर फैक्टर। अब इसका नाम क्या है? चेंज इन डिमांड। इसका मतलब है जब भी कभी कोई कहे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो किसकी वजह से होगी, और जब कोई कहे चेंज इन डिमांड तो किसकी वजह से होगी? अदर फैक्टर्स की वजह से। राइट जी, इसको भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। पहली बात क्या है? ए चेंज इन डिमांड, ए चेंज इन डिमांड, देखिए बहुत बड़ा लिख रहा हूं, नॉट ड्यू टू प्राइस। जी बच्चों क्या लिखा? चेंज में, डिमांड में वो चेंज जो प्राइस की वजह से नहीं आई, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इट इज ड्यू टू, अच्छा मैंने इसके साथ ओब्लिक एस क्यों लगाया? शाबाश बच्चों, ओब्लिक एस क्यों लगाया है? एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमने कैटेगरी में क्या कर दिया? ओब्लिक डाल के इस बात को कंफर्म कर दिया। ठीक होगा बच्चों? लेकिन एक काम करूंगा मैं, और आपसे पूछूंगा भी। देखिए इस दफा जरा गौर कीजिएगा, इस दफा मैंने प्राइम जो लगाया है प्राइस पे लगाया है, दूसरों पे नहीं लगाया। पिछली दफा उन पे लगाया था, प्राइस पे नहीं लगाया था। इस दफा
प्राइस कांस्टेंट है और चेंज लाने वाले फैक्टर कौन से हैं? अदर फैक्टर। राइट जी, क्लियर बिल्कुल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो चेंज तो आपने शो की थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से सेम डिमांड पे, इसको कैसे शो करेंगे? कहते हैं जी दिस चेंज है, फिर गड़बड़ होगी। दिस चेंज is shown by the shift of डिमांड कर्व। इसको कैसे शो करेंगे बच्चों? बाय द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये चेंज कैसे शो की थी? मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द, और उसको कैसे शो करेंगे? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। राइट जी, चलिए अब मैं इसको, आपने नोट डाउन कर लिया पहले, नोटेड डाउन। मैं उतनी देर इसको जरा यहाँ पे एडजस्ट करूँ ताकि ये अपना काम कर ले, थोड़ा सा चार्ज हो जाए। उतनी देर बाद रिपीट हो गई आपकी। अगर चेंज लाना है यार, तस्वीर खींचनी फिर मुझे बताया करो। नहीं सही बात है, मैं बाल भी नहीं बनाया भाई कैमरे सामने। ये देखिए ना, ऐसे तस्वीर खींच के कभी फेसबुक पे लग जाए, अल्लाह का क्या बताओ, काम बन जाए हमारा। हाँ जी, पहले भी मैंने तुझे कहा था कि शक्ल अच्छी हो तो बात अच्छी किया करो, लेकिन रियल मुहावरा तो कुछ समझ जा। क्या समझा? बहुत जेलस आदमी, नेगेटिव आदमी। क्या समझा? ये हर बारात पे तैयार होके जाता हो सकता है लड़ाई हो जाए। अच्छा बच्चों, सो नेगेटिव लोगों का कोई इलाज नहीं। अच्छा बच्चों, चलिए वापस आते हैं अपनी बात पे कि हम क्या कह रहे थे कि जी जब प्राइस कांस्टेंट हो और चेंज दूसरे फैक्टर लेके आएंगे, तो ऐसी चेंज को तो दूसरे फैक्टर जो है वो अब वेरिएबल है और वो कांस्टेंट है। तो पिछली दफा प्राइस वेरिएबल थी, ये कांस्टेंट थे। तो अब चेंज जो है वो प्राइस की वजह से नहीं है, इसलिए इतना बड़ा नोट लिखा है। चेंज इनमें से किसी की वजह से आई है। क्या हाल है? और इस चेंज को कैसे शो करेंगे? बाय द शिफ्ट ऑफ डिमांड। जरा ट्राई करते हैं आपको समझाने की। यार सैमसंग ये 3.5-4 लाख रुपया भी लगा है, मुसीबत है पड़े। अच्छा बच्चों चलिए, अब बच्चों बात ये कर लेते हैं। सबसे पहले हम यही चीज ले लेते हैं, इसमें से एक फैक्टर पकड़ लेते हैं। कौन से वाला? वेदर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं टीचिंग नहीं कर रहा। मेरी बेडर रोड में हीटर्स की दुकान है, मान लो यार महंगी है मुझे पता है, इसलिए आप मेरी शक्ल देख रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए मानने में क्या जाता है तुम्हारा? बात तुम्हें समझ आ जाएगी, बाद में असल हकीकत पे आ जाना। अच्छा बच्चों, मेरी बेडर रोड में हीटर्स की दुकान है, मेरा एक हीटर बिकता है 8,000 रुपए का, और रोज के कमोबेश 50 हीटर आराम से बिक जाते हैं। बड़ी दुकान है ना। तो ये मेरा डिमांड का D1 है और मैं B1 पे बैठा हूं। ठीक है, कितने बिके हीटर बच्चों? 50 हीटर आराम से बिक जाते हैं मेरे। ठीक है जी, 8,000 का एक हीटर है। लेकिन अब बच्चों आ गया दिसंबर का महीना, मैं कीमत पे बाढ़ लगाता हूँ पहले, ताकि आप बात पक्की हो जाए। बाढ़ क्यों लगाई है? नहीं कीमत चेंज की मैंने कीमत चेंज नहीं की। लेकिन सर्दियां आने की वजह से, विंटर सीजन आने की वजह से क्या हुआ बच्चों कि हीटर रोज के 75 बिकने शुरू हो गए। कितने बच्चों? 75। अब बताओ मेरी प्राइस का कोई कसूर है? तो अब जब हीटर 50 की बजाय 75 बिक रहे हैं तो पॉइंट आगे चला जाएगा ना, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे 50 था, 50 से कहाँ चला गया? 75, तो वो आगे चला गया ना। लेकिन इधर वाला वेरिएबल तो चेंज नहीं हो रहा।
तो जब इधर वाला वेरिएबल वर्टिकल वाला चेंज ना हो, हॉरिजॉन्टल वाला आगे चला जाए, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। तो ये क्या बन गया? सी। अब मशवरा दो क्या करूं जी, क्या मशवरा है? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, प्राइस उतनी है 8,000, 50 की बजाय हीटर 75 बिक रहे हैं। मशवरा दो क्या करूं? क्या हाल है? एक बच्चा कहेगा जी डिमांड कर्व को ऐसा करें, बी पे आए आगे सी पे जाए, सी से जैसे नीचे आ जाए। तो ये डिमांड कर्व बनानी, सीढ़ियां बनानी, ऐसा टुचा डिमांड किसी को पसंद आएगा? दूसरा मशवरा दो क्या करें? डिमांड कर्व को शिफ्ट कर दो, बी की बजाय सी पे। क्या हो जाएगा? D2 हो जाएगा। आगे क्या ना 2 कर दिया ना मैंने, समझने के लिए आसानी रहेगी। और किस तरफ गया बच्चों? राइट वर्ड। और इसको पता है क्या कहेंगे? इसको कहेंगे राइज इन डिमांड। क्या कहेंगे? राइज इन डिमांड। लेकिन राइज का वर्ड बार बार नहीं बोलना, हमारे कंपेटिटर का नाम। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, अब क्या होगा बच्चों? डिमांड कर आगे चला गया, नाम क्या रखा? राइज इन डिमांड। ठीक है, राइज इन डिमांड। अब दूसरी तरफ देखो, फर्ज करो कि महीना आ गया मार्च अप्रैल का, या जून का, मई जून का। अब गर्मियां आ गई, अब 50 लीटर बिकेंगे। अब क्या होगा? अब 25 रोज के बिकेंगे। क्यों? क्योंकि गर्मियां आ गई। अब पता है कौन लोग हीटर खरीदेंगे? जिन्होंने घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के साथ सारी डील की हुई है पूरी फिटिंग की। बाद में करेंगे तो अलग से पैसे लगेंगे ना। इससे जब घर बन रहा है तो साथ ही फायर प्लेस भी एडजस्ट करवा लेंगे। अब क्या होगा बच्चों? अब तो डिमांड का पॉइंट इधर चला गया। अब क्या करूं? आप डिमांड का इधर शिफ्ट कर दो। ये लो, ये क्या बन जाएगा? डी नॉट कर देते हैं इसको। नॉट क्यों करा है? वो 1 से इधर 0 सही रहेगा ना, आगे गया तो 2 सही रहेगा। अब ये किधर आ गया बच्चों? लेफ्टवर्ड। ठीक है जी। और इसको कहेंगे फॉल इन डिमांड। क्या कहेंगे? फॉल इन डिमांड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या हुई इसके अंदर बताओ? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जब आगे आप जाएंगे एडवांस पेपर्स में, तो किताबों में लिखा होगा देयर इज एक्सटेंशन इन डिमांड। तो उसका मतलब क्या होगा? कि डिमांड में इजाफा हुआ है प्राइस में कमी की वजह से, और अगर कॉन्ट्रैक्शन लिखा हो तो प्राइस में इजाफे की वजह से, और अगर राइज लिखा हो तो किसकी वजह से हुआ? अदर फैक्टर की वजह से, एंड दैट इज चेंज इन डिमांड। और अगर फॉल लिखा हो तो डिमांड में कमी आई है, प्राइस चेंज नहीं हुई, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। और ये होगा कैफ 6 वगैरह में, आपको ये देखा जाएगा। वहां पे राइटर ये नहीं करेगा पहले पूरी डायग्राम बनाए और ये करे और वो करे, वो सिंपल लिख देगा देयर इज राइज इन डिमांड। आपको खुद समझना होगा कि डिमांड में राइज हुआ है तो प्राइस में क्या हुआ? कांस्टेंट है प्राइस, और अदर फैक्टर ने उसे बढ़ा दिया। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो प्राइस वही रही है, वेदर या किसी और चीजों से कम कर दिया। और अगर एक्सटेंशन है तो, हाँ, अगर फॉल है तो क्या है? उसको किसी और चीज ने इधर कर दिया। और अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो प्राइस बढ़ गई है, डिमांड में कमी आ गई है। और अगर एक्सटेंशन है तो याद रहेगा। ठीक है जी। लो बच्चों, पक्की बात है। लो जी, रिपीट कर लो। ये सारे फैक्टर इसमें क्या कर रहे हैं? चेंज ला रहे हैं। लेकिन अगर चेंज किसकी वजह से आए तो कैसे शो करूंगा? एक डिमांड करके एक पॉइंट से, और क्या कहूंगा? क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस कम हुई डिमांड बढ़ गई तो क्या कहूंगा? और अगर प्राइस बढ़ गई डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अगर प्राइस कांस्टेंट है, चेंज अदर फैक्टर की वजह से आई है, तो क्या कहूंगा? चेंज इन डिमांड। ठीक है जी। प्राइस वही रही, डिमांड बढ़ गई, क्या कहूंगा? प्राइस वही रही, डिमांड कम हो गई। राइट जी।
ठीक होगी बात। अच्छा, आज हम सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस कर पाए, अदर फैक्टर में से कौन से वाला? वेदर। बाकी भी तो होने चाहिए। क्या हाल है? टेस्ट भी होना चाहिए, हैबिट भी होना चाहिए, ठीक है जी, इनकम भी होना चाहिए। तो इन सबको क्या करें फिर? आप कल डिस्कस कर लेते, राइट जी। इतना याद कर लोगे आप लोग? किताब में कहाँ लिखी है बात? पेज दिखाओ। 45 पेज पे देखो, 44 45। उनका भी यही बनेगा, लेकिन हमें मैकेनिज्म डिस्कस करना है, ठीक है ना। एक दफा सारा मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे ना, फिर आपको याद रहेगा। और दूसरा आपका लेक्चर नंबर 1 और ये लेक्चर आपस में जरा कंबाइंड हो जाएगा, और चीजें रिवाइज हो जाएंगी। स्लाइड आपको भेजी हुई है सारी, मैंने जिसमें मैंने लिखा है ये वाली भेज दूँ? चलो ये वाली भेज दो, पहले सेव कर लें फिर। अच्छा बच्चे, सेम रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे सप्लाई में भी, तो ये सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने करना ये है कि बिट बाय बिट इसको समझते जाना है। जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। इसलिए शुरू में मैं जरा आपको स्लो रखूंगा यहाँ पे। अच्छा बच्चों, अभी तक डिमांड के वाले से मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं, सबसे पहले मैंने फैक्टर समझाए थे आपको। दूसरे लेक्चर में मैंने लॉ ऑफ डिमांड पे बात की थी, ठीक है जी, और उसकी जो एक्सेप्शंस है उस पर बात हुई। और आज मैंने आपको बताया है कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो तो क्या मतलब है, और अगर अदर फैक्टर चेंज करें तो क्या मतलब है। अब वन बाय वन कल इसको एक दफा रिवाइज कर लेंगे, और फिर एक एक फैक्टर को इसके साथ रिलेट भी कर लेंगे। राइट हो गई बात? इससे मैंने इसे सेव भी कर लिया है। ये जरा मेरे व्हाट्सएप खुल जाए ना, तो मैं ये आपको भेज देता हूँ, ठीक है। Let me work on this. ये डिटेल्स कल मैं आपको सारी एक एक फैक्टर की पढ़ा दूंगा, ठीक है। आई विल गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम टुमारो। अभी तक आप सिर्फ ये समझ के आना, ये लाजमी, ठीक है। और इसका हल क्या है कि आपने जाते ही 10-15 मिनट इसको घर में दे दिया करो। अगर ये आप नोट्स बना रहे हैं, जैसे ये भाई नोट्स बना रहे हैं, तो इसको घर जाते ही बस 10-15 मिनट आप दे दें तो चीजें आपको जहन में याद रह जाएंगी। फिर आपको जब डिटेल में पढ़ोगे तो फायदा ये होता है कि कोर्स सारे का सारा बच्चों को जब याद हो जाए तो दैट्स हेल्प्स अस अ लॉट। वो इस सेंस में हमें फिर हेल्प करता है कि जी सारी चीजें अगर याद है एक बच्चे को, तो जैसे ही कोर्स मुकम्मल होगा ही इज एबल टू अपेयर इन द मॉक एग्जाम, ठीक है। हम चैप्टर वाइज भी टेस्ट लेते हैं आपका, लेकिन जब एग्जाम आपके करीब आते हैं फिर हम हाफ कोर्स भी ले सकते हैं और कंप्लीट कोर्स का भी एग्जाम ले सकते हैं। तो इस तरह फिर 2-3 एग्जाम लेने से आपका जो स्टडी लेवल है या जो आपका अंडरस्टैंडिंग है या आपका पेपर प्रेशर है वो भी कम होता जाता है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है कि पेपर में पेयर कैसे होना है। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिकली कुछ मॉक एग्जाम डेवलप किए होते हैं, वो भी साथ साथ हम देख लेते हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ होती है कि प्रैक्टिस के लिए तकरीबन हर चैप्टर के एंड में तकरीबन कोई 40-50 सवाल मिल जाते हैं। उसमें से सारे साइंटिस्ट के नाम आए, आप इंट्रोडक्शन मतलब कि कोई भी वो टॉपिक कोई एक भी नहीं। हाँ, उसमें तो अच्छा वो डिफरेंट दे दिए। सारे साइंटिस्ट आए थे। तो यही तो मजेदारी की बात है। नहीं नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको बताया करूंगा कौन से सवाल में? मतलब साइंटिस्ट आने हैं उसमें।
हमने इतने टॉपिक समझे वो कि कोई भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, उन्होंने सारे साइंटिस्ट पकड़ के दे दिए। साइंटिस्ट अच्छा अच्छा अच्छा, वो शरारती लोग हैं यार, क्या करें। इसका हल जो है ना वो ये तो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि जी आपको सरप्राइज क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब मैं इसके हक में नहीं हूँ, जो आने चाहिए वो आएंगे। बस एक काम होगा कि राइट मिक्स ऑफ क्वेश्चन के ये आने चाहिए, तो राइट मिक्स आइंदा से करेंगे। राइट मिक्स का मतलब है कि जितने टॉपिक पड़े होंगे सब टॉपिक से सवाल देंगे, ठीक है, किसी एक से नहीं होगा, सबसे आ जाएगा, ठीक है। बैच ही बैच 25 है ना आपका। कोई चक्कर नहीं है। जो मैं बैच का हैश लगा रहा हूँ वो नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट लिखा हुआ है B25, डैश दिया होगा ये। ये आ नहीं गया सर। यार हर एक के ना अलहदा ही इन्होंने रखा हुआ है, चले कोई नहीं, अब याद रहेगा मुझे। अच्छा बच्चों, डॉक्यूमेंट, अच्छा जी ये हो गया जी। अच्छा बच्चों ये वाला है, डिटर्मिनेंट्स वाला है, ये 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 तीन है। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, लेकिन याद रखना इनको PDF में खोलोगे फिर नहीं लिखा हुआ आएगा, पावर पॉइंट में खोलना है, यानी कि MS ऑफिस में खोल लेंगे तो फिर वही चीज आएगी जो लिखी है मैंने, राइट। यानी पावर पॉइंट में खोलेंगे तो जो डिटेल नोट्स होंगे वो ऊपर लिखे होंगे, और अगर PDF में खोलेंगे तो फिर जाहिर बात है वो सिर्फ आपको कंपोज मटेरियल दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। आ गया, चलो चेक कर लिया आप लोगों ने। लो भाई ये लकड़ों को भी चला गया, लकड़ियों को भी चला गया, डन हो गया जी। देखो यार बात सीधी सी है, हम कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ठीक है। आज आप कहते हैं कि क्या जी कि लड़के जो है क्या करेंगे, पढ़े लिखेंगे एक दिन बड़े आदमी बन जाएंगे, सही है ना। और लड़कियां पढ़ेंगी तो एक दिन क्या बनेंगी, बड़ी लड़कियां। बड़ी औरतें बन जाएंगी। मुहावरा तो पूरा करो। अच्छा बच्चों, चेंजिंग वेदर रिपीट कर, अच्छा ये बेटा ये बड़ा आसान है, अभी अभी कर देते हैं, टाइम तो है ना, टाइम ही टाइम है। 2 मिनट रहते हैं वो करा देते हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन बच्चे हैं ना तो वो कोई चीज पूछ ले तो फौरी तौर पे बता देनी चाहिए। अच्छा बेटा ऐसा है, हमने वेदर का ये मिसाल दी थी कि हम कोई हीटर की दुकान खोलते हैं, और वहां पर क्या होता है बच्चों कि मैं एक हीटर बेच रहा हूँ, और हीटर है 8,000 का, ठीक है जी। और आम हालात में ये जो हीटर बिकते हैं ना बच्चे, आम हालात में मेरे हीटर बिकते हैं कितने, 50। लेकिन जब सर्दियां आएंगी तो पैसे उतने ही ले रहा हूँ, प्राइस उतनी ही है, लेकिन मेरे हीटर बिकने कितने हो जाएंगे, 75। तो मैं B से किधर चला जाऊंगा, C की तरफ। और इन केस के गर्मियां आ गई तो फिर जाहिर है हीटर की जरूरत कम होगी, तो ये 50 की बजाय कितने बिकने शुरू हो जाएंगे, 25। तो जब ये 50 से 75 पे जाएंगे तो हम B पॉइंट से किधर चले जाएंगे, C पे, तो हमारा पॉइंट राइट वर्ड मूव कर जाएगा, इसलिए हमारा डिमांड कर्व भी राइट वर्ड चला जाएगा, और हम इसे कहेंगे राइज इन डिमांड। और इन केस के गर्मियां आ गई तो फिर हमारे जो हीटर है उनकी डिमांड कितनी हो जाएगी, 25। तो हमें B से किधर आना पड़ेगा, A पर, और हमारा डिमांड कर्व किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है जी। और हम इसे कहेंगे फॉल इन डिमांड, राइट हो गया। अब जरा पूछते हैं इनसे,
जी शाइस्ता बेटा, समझ आया है तो ओके लिख देंगी। नहीं अमीर हमजा पूछा था। शाइस्ता, आजाद, आर यू ओनली सर? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन भी बता देते हैं। एक्सटेंशन में ये हुआ था बेटा कि एक्सटेंशन में हमने ये किया था कि प्राइस चेंज हो रही है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है। तो जब प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, हमने इसे कहा ये एक्सटेंशन इन डिमांड है, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ी और डिमांड कम हो गई और हम बी से कहा आगे ए पे, तो हमने इसे कहा दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना एक्सटेंशन है, प्राइस के कम होने से डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन है। और अगर प्राइस वही रहे और दूसरे फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़े तो वो राइज है, और प्राइस वही रहे दूसरे फैक्टर की वजह से कमी आ जाए तो वो फॉल्स है। राइट हो गई बात? जी बच्चों, नाउ अब शाइस्ता बच्चे, जी चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, कल हम इसको फिर एक दफा रिपीट जरूर करेंगे, रिवाइज करेंगे, आप भी रिवाइज कीजिएगा, फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, बाकी फैक्टर भी इसके साथ इंटरलिंक कर लेंगे एंड देन वी विल डन इट, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ये हमें 2-3